हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आकाश भैया और आपसे का स्वागत है आपके अपने चैनल बास्केटबॉल केमिस्ट्री पर, जहां पढ़ते हैं पूरे एक लॉजिक और एक कंसेप्ट के साथ, जिसे आप 11th और 12th बड़े तरीके से पढ़ो ही, पर अगर आप जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हो तो भी अच्छी तरीके से कर पाओ। तो बच्चों देखो, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था परमाणु की संरचना, और आज इसका लेक्चर नंबर 7 रहेगा। और जो टॉपिक आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है हमारा विद्युत चुंबकीय विकिरण। ओके, तो बच्चों अगर बात करें इस टॉपिक की कि विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होते हैं, तो ये कुछ नाम के अकॉर्डिंग काम होता है अगर देखा जाए तो, है ना। जैसे आप देखोगे केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डेफिनेशन परिभाषाएं ऐसी आती हैं, तो जैसा नाम बिल्कुल वैसा उनका मतलब भी होता है। तो जैसे पढ़ सकते हो विद्युत चुंबकीय विकिरण, तो पहले हम एक एक करके हर एक वर्ड के बारे में जान लेते हैं, और फिर आपकी डेफिनेशन एक बार में आपको क्लियर याद भी हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगी। ओके, तो देखो विकिरण क्या होता है ये आप जानते हो, है ना। विकिरण जैसे कि हमारी तरंगें, ओके, या जैसे प्रकाश विकिरण होता है, आपको पता है ना, जैसे सूर्य का जो प्रकाश आता है वो भी एक प्रकार का विकिरण होता है। ओके, विकिरण यानी कि किरण। ओके, विकिरण का मतलब क्या, किरण से होता है। ओके, अच्छा, अब विद्युत चुंबक क्या होता है, मतलब कि एक ऐसा विकिरण, एक ऐसी किरण जिसमें विद्युत और चुंबक दोनों ही उसमें उपस्थित हो, ऐसे विकिरण को आप विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हो। ओके, तो एक सिंपल परिभाषा के तौर पे। ओके, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा एक केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो क्या परिभाषा होगी, तो परिभाषा ये होती है कि ऐसे विकिरण जिनमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित होते हैं। ओके, विद्युत तथा चुंबकीय दोनों ही क्षेत्र जिसमें होते हैं, और कैसे व्यवस्थित रहते हैं, ये रहते हैं जो एक दूसरे के कैसे रहते हैं, लंबवत रहते हैं। ओके, ये हम बताएंगे, इसको डायग्राम से पूरा समझेंगे। वैसे तो जो एक दूसरे के लंबवत तथा विकिरण की गमन की दिशा के भी लंबवत होते हैं, ऐसे विकिरण को आप विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हो। ओके, तो एक बेसिक आइडिया होता है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होता है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण ऐसे विकिरणों को कहा जाता है जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पाया जाए, दोनों क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होंगे, और जिस दिशा में वे विकिरण गमन करती है उसके भी वो लंबवत होते हैं। तो कुछ ये परिभाषा रहती है। ओके, पर चिंता मत करो, अभी जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी है इसको हम पूरे डायग्राम से भी समझेंगे, और इसके अलग अलग जो प्रकार है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, प्लस जो फॉर्मूले इसके रिलेटेड जो फॉर्मूले होते हैं उनकी भी बात करेंगे धीरे धीरे करके। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लेकिन अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों देखो, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले से एक डायग्राम बना लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरण असल में दिखती कैसी है, और इसमें विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से व्यवस्थित होता है। हमने ये तो बोला कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही जिस विकिरण में होते हैं उनको आप विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हो, पर कैसे होते हैं, एक दूसरे के लंबवत, और आपके विकिरण जिस दिशा में गमन करती है उसके भी लंबवत होते हैं। अब इसका मतलब समझ लेते हैं पहले, है ना। तो जैसे मान लो कि आपका जो विकिरण है वो फिलहाल के लिए एक्स दिशा में, आपको पता है जैसे हमारे पास 3 अक्ष होते हैं, एक तो एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है, एक मेरा जेड अक्ष हमारे होते हैं। 3 अक्ष हमारे पास होते हैं 3D के अंदर, है ना। तो त्रिभुज में हमारे पास 3 अक्ष हैं, एक्स वाई और जेड। तो हम क्या करते हैं, हर एक को यानी विकिरण को, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को इन अक्षों पर व्यवस्थित करेंगे। ओके, कैसे, देखो आपको पता है कि अगर मैं मान लेता हूं कि चलो जो आपकी विकिरण है वो एक्स दिशा में इस प्रकार से गमन कर रही है, सीधा सीधा इस तरीके से। ओके, ये तो क्या होगा, विकिरण के गमन की दिशा, इसको लिख लेते हैं। ये क्या आपके जो भी विकिरण है उसके गमन की दिशा है, जिस दिशा में वो चल रही है। ठीक है, तो ये चीज सबकी यहां पर आ गई, हमने एक्स पर दर्शा दी। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, इसके लंबवत होते हैं। ठीक है, अब देखो आप एक बात अच्छी तरीके से जानते हो क्या, कि आपके तीनों जो अक्ष होते हैं वो एक दूसरे के लंबवत ही होते हैं, है ना। हर कोई एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होता है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे विकिरण क्या है, मान लो एक्स दिशा में जा रही है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, हमने बोला विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत होता है, इससे 90 डिग्री के एंगल पे। तो अगर ये एक्स पर है तो विद्युत क्षेत्र कहां पर होगा, या तो वाई पर होना चाहिए या जेड पर होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही इससे 90 डिग्री के एंगल पर आते हैं। तो मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र मेरा कहां पर है, अपने वाई पर है। और आपको पता है विद्युत क्षेत्र अगर चलेगा तो क्योंकि विकिरण है और विकिरण में तरंग होती है, तो विद्युत क्षेत्र तरंग रूप में चलता है। और तरंग कैसे चलती है, आपको पता है, तरंग चलती है कुछ इस प्रकार से, लहर के रूप में चलती है ना तरंग, इस प्रकार से ऊपर नीचे लगातार लहर के रूप में। तो इस तरीके से क्या होगा, मेरा विद्युत क्षेत्र उपस्थित रहता है। तो मैं इसको थोड़ा सा कलर सा कर देता हूँ, इस तरीके से कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा लाइंस बना देते हैं जिससे क्लियरली पता चलता रहे किस तरीके से। तो आप देख सकते हो क्लियरली कि ये आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र की तरंग हो गई। ओके, तो हमने क्या बोला, आप देखो विद्युत क्षेत्र कहां पर है, वाई अक्ष पर आगे एकदम। ओके, वाई अक्ष पे चल रहा है, और एक्स अक्ष पे क्या है, मेरी तरंग है, तो दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे लंबवत हो जाएंगे। तो ये तो क्या हो गया आपका विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। ओके, अब क्या बचा मेरा, अब बचा मेरा चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र कहां पर होगा, हमने बोला ना कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है ना।
और तरंग की दिशा के भी लंबवत है। तो तरंग कहां पर है, एक्स दिशा में, विद्युत क्षेत्र उसके 90 डिग्री एंगल पे आ गया वाई में। अब बचा कौन, चुंबकीय क्षेत्र कहां पे आएगा, वो जेड में आएगा, क्योंकि जेड वाई के भी 90 डिग्री के एंगल पे और एक्स के भी 90 डिग्री के एंगल पे है। तब इसको कैसे बनाएंगे, इसको आप ऐसे बना सकते हो, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो यहां पर अब आप देख सकते हो बहुत इजीली कि आपके पास जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कहां पर है, जेड अक्ष पर आ चुका है। ओके, और आपको पता है अब इस तरीके से अगर बोला जाए तो जो परिभाषा है वो पूरे तरीके से सही भी आ रही है ना। तो ये क्या हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र। ओके, तो अब आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारे पास विद्युत चुंबकीय विकिरण कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो आइडिया क्या हुआ, आइडिया ये है कि आपके एक ऐसी विकिरण जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही होते हैं, दोनों ही एक दूसरे के लंबवत है, एक वाई पे एक जेड पर है, तो दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे आ गए, लंबवत हो गए। और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत है, क्योंकि तरंग कहां पे चल रही है, एक्स अक्ष पे। ओके, और ये दोनों कहां पर है, वाई और जेड पर है, तो इसके भी लंबवत हो गए। तो ये जो विकिरण होती है इसको आप क्या बोलते हो, विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो ये बेसिक इसका डायग्राम होता है। अब क्लियरली एक बार के लिए देख सकते हो किस तरीके से विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को एक विद्युत चुंबकीय विकिरण में दर्शाया जाता है। ओके, हालांकि इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, मैक्सवेल साइंटिस्ट से, और उन्होंने इसके बारे में काफी अच्छे तरीके से स्टडी किया था, एक्सप्लेनेशन भी दिया था, और अलग अलग प्रकार हम एक एक करके देखेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले आप एक बार ये वाला डायग्राम जरूर बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो बच्चों देखो, फिर मैक्सवेल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने असल में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में बहुत ही शानदार बात नोटिस करी थी। वो एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया था कि उन्होंने एक आवेशित कण को लिया। अब आवेशित कण यानी कि जिसपे आवेश होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या कोई भी दूसरा कण, ठीक है, जिस पर आवेश पाया जाता है। तो उन्होंने बोला कि अगर आप किसी आवेशित कण को लो और उसको त्वरित करो, यानी कि उसकी स्पीड में चेंज करो, कभी तेज कराओ, कभी उसे धीरे चलाओ, ऐसे। तो उन्होंने देखा कि जब ऐसा किया जाता है तो किसी आवेशित कण से अलग अलग प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। ओके, और ये जो क्षेत्र बनते हैं ये तरंग के रूप में बन रहे थे, और इन्हीं को उन्होंने क्या बोला, विद्युत चुंबकीय तरंगें कहा था। तो ये परिभाषा थोड़ी सी देख लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, तो मैक्सवेल जो साइंटिस्ट उन्होंने बताया कि अगर आप किसी आवेशित कण को त्वरित करते हो, ओके, त्वरित करने का मतलब क्या, स्पीड को बढ़ाते हो या घटाते हो, ऐसा कुछ करते हो, तो क्या होगा, तो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। ओके, उसमें क्या बनेंगे, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र वो कण बनाएगा, और इससे क्या होगा, और वो तरंग के रूप में बनाएगा, तरंग के रूप में। और इन्हीं को इन्होंने बोला विद्युत चुंबकीय तरंगे या विद्युत चुंबकीय विकिरण। ओके, तो यहां से बेसिकली ये शब्द आया था हमारा विद्युत चुंबकीय विकिरण, जो हमारा आज का टॉपिक है बेसिकली। ओके, अच्छा देखो, अगर बात करें विद्युत चुंबकीय विकिरणों की, तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि विद्युत चुंबकीय विकिरण प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही होती हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्या कि यह प्राकृतिक भी होती हैं, यह प्राकृतिक तथा मानव निर्मित होती हैं, मानव निर्मित। ओके, यानी कि हम इन्हें खुद भी बना सकते हैं। ओके, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आपको जरूर हमने सुने भी होंगे और आपको पता भी है, जैसे कि मैंने एक तो बता भी चुका हूं क्लास की स्टार्टिंग में। सो जैसे कि प्राकृतिक के अगर कुछ एग्जांपल्स देना चाहूं, जैसे कि हमारा दृश्य प्रकाश, जिस प्रकाश से हम देख पाते हैं कि आसपास क्या हो रहा है, जिससे हमारी आंखें कहीं ना कहीं देख पाती हैं कि आसपास क्या क्या चीजें हैं, वो जो प्रकाश है इसको आप दृश्य प्रकाश बोलते हो, जिसका उपयोग देखने में किया जाता है, वो भी तो क्या है, प्रकाश है। प्रकाश क्या है, विकिरण ही होता है, तो वो भी क्या एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण ही होती है। सूरज से जो प्रकाश आता है, आपको पता है पराबैंगनी प्रकाश, अल्ट्रावायलेट रेज, वो भी क्या होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण ही होती है। अगर हम बात करेंगे मानव निर्मित में, जैसे कुछ एग्जांपल में देना चाहूं, तो जैसे आपको पता होगा हॉस्पिटल के अंदर एक्सरेज यूज में ली जाती है ना, जैसे कि आपको पता चलता है कि हाँ भाई अगर एक्सीडेंट हो गया या फ्रैक्चर कुछ है तो हड्डियों को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरे करवाते हैं ना। तो एक्सरे, आपको नाम से ही पता चल रहा है, एक्सरे, रे मतलब क्या होता है, रेडिएशन, यानी कि एक्स विकिरण। ओके, तो एक्स विकिरण क्या होती है, वो भी विद्युत चुंबकीय विकिरण ही है। तो वो क्या है, वो मानव निर्मित है, आपको पता है, क्योंकि हम उसे खुद बना रहे हैं ना मशीन में, तो वो क्या हो गई, मानव निर्मित। तो इसी प्रकार से क्या होता है, हमारे पास दोनों टाइप की विकिरण हो सकती है, प्राकृतिक भी और मानव निर्मित भी। तो कौन कौन सी है इनका एक एक करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये वाली थ्योरी थोड़ी लिख लो आराम से। सो बच्चा, अब हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण के अलग अलग प्रकारों पर। जैसे मैंने बताया, विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होती हैं वो टोटल 7 प्रकार की हमारे पास होती हैं। ओके, तो देखो क्या लिखा है हमारे पास, आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के आधार पर ये कितनी होती है, 7 प्रकार की। ओके, अब तक हमारे पास 2 शब्द यहाँ पर आ चुके हैं नए, जो आपको शायद पता होंगे, कुछ को नहीं पता होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास के भी आपको सारा कुछ बताएंगे। तो आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य, ये 2 वर्ड जैसे भी आगे हम सीखेंगे पूरा डिटेल में, तरंगों के बारे में पूरा में और अध्ययन करना है, पर फिलहाल के लिए बस थोड़ा सा याद कर लो, बस थोड़ी सी देर की बात है, और इसको पूरे डिटेल में समझ लेंगे दोनों शब्दों का मतलब, और कुछ 1-2 शब्द और एक्स्ट्रा जो बहुत ही ज्यादा काम के रहते हैं
ओके। लेकिन फिलहाल समझ लो कि हमारे विद्युत चुंबकीय विकिरण टोटल 7 प्रकार के होते हैं। ओके, पहले कौन सी होती है? गामा विकिरण। देखो ध्यान रखना, ये जो सिंबल बनाया गया है ये गामा का सिंबल होता है, वाई की तरह सिंबल है ना, सी ऐसे और वाई थोड़ा घुमावदार बना दो इस प्रकार का, तो ये सिंबल के गामा का सिंबल होता है। तो पहली कौन सी होती है? गामा विकिरण। ओके, इसका उपयोग कहां पर होता है? देखो ये नाम और इनका उपयोग हर एक का थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ओके, पहली गामा विकिरण होती है, दूसरी होती है आपके एक्स विकिरण, और आपको पता होगा इन दोनों का उपयोग वैसे चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। कहां पर? चिकित्सा क्षेत्र में, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गया या आपके अदर जो आपके अच्छे हॉस्पिटल्स आते हैं वहां पर इनका यूज बहुत ज्यादा होता है। ओके, अलग अलग जगह पर अलग अलग अनुसार। जैसे कि गामा विकिरण का उपयोग कैंसर के टाइम पे किया जाता है काफी अच्छा, कैंसर की सेल्स को, जो कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं उनको मारने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए गामा विकिरण का यूज किया जाता है। एक्स विकिरण का यूज आपको पता ही है, जब आपको पता है फ्रैक्चर हो जाता है तो उस टाइम पे एक्स विकिरण का यूज होता है। तो दोनों चिकित्सा के क्षेत्र हो गए, है ना। पराबैंगनी प्रकाश आप सब लोग जानते हो, पराबैंगनी प्रकाश जो सूर्य से हमारे पास आता है वो प्रकाश हमारा पराबैंगनी प्रकाश है या पराबैंगनी विकिरण होता है। तो ये हमें पता है ये कहां से आता है? हमारे सूर्य से आता है। ओके, अगर बात करेंगे दर्शक प्रकाश, सबसे इंपॉर्टेंट, हमें देखने के लिए दर्शक प्रकाश की आवश्यकता होती है ना। तो इसके नाम के अकॉर्डिंग हम, दर्शक का मतलब भी होता है देखना, तो इसलिए दर्शक विकिरण नाम वैसे ही रखा गया है। इसका मतलब क्या होता है? जिसका उपयोग आप देखने के लिए करते हो। ओके, देखने के लिए। और आपको पता है तो दर्शक विकिरण होता है, उसमें हमारे पास टोटल 7 जो अलग अलग जो रंग आते हैं, जिसको विवग्योर से बताते हो ना, आपको पता है ना 7 अलग रंग, VIBGYOR, जो आपके अलग अलग रंग होते हैं, जो स्पेक्ट्रम बनता है। जैसे होता है ना, आर मतलब रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट, जो आपके अलग अलग रंग होते हैं, सारे के सारे जो रंग आते हैं वो इस दर्शक प्रकाश के अंदर आते हैं। ओके, दर्शक विकिरण के अंदर आते हैं। तो ध्यान रखना, देखने के लिए आपको पता है रंग ही तो चाहिए और है ही क्या, तो ये क्या आपके रंगों की बात हो रही है। ओके, तो आपके जितने भी रंग होते हैं जो आपके दर्शक प्रकाश में ही सारे के सारे काउंट किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कौन आता है? वो आता है अवरक्त विकिरण। ओके, अवरक्त विकिरण का उपयोग जो है वो गर्म करने के लिए किया जाता है, गर्म करने के लिए। ओके, अगर वस्तु को गर्म करना है तो उसके लिए आप ज्यादातर हम अवरक्त विकिरण का उपयोग करते हैं। फिर आता है हमारा कौन सा? सूक्ष्म विकिरण। इसका उपयोग किया जाता है रडार में, जो आपको पता है ना, जैसे कि आपने मूवीज भी देखी होंगी जिसमें क्या होता है, जैसे कि कोई जेट चल रहा होता है, उसमें क्या होता है? रेडार बना होता है ना, ग्रीन स्क्रीन होती है और रेडार बना हुआ था जिससे पता चल जाता है दुश्मन कहां पर है। ऐसा होता है ना, वो चीज आपकी सूक्ष्म विकिरण होती है, वो उसी पर चलता है। तो रडार में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, रडार में। ओके, और लास्ट होता है आपका रेडियो विकिरण। इनका उपयोग किया जाता है प्रसारण में। ओके, इनका उपयोग कहां पर करते हैं? प्रसारण। प्रसारण समझ गए? प्रसारण का मतलब क्या है? यानी कि टीवी, जैसे आपको पता है कि लाइव मैच कहीं पर चल रहा है, क्रिकेट का मैच चल रहा है या फिर हमारा फुटबॉल का मैच चल रहा है, कुछ भी, तो उसके लिए प्रसारण अगर आपको करना है तो आप रेडियो विकिरण का उपयोग करते हो। तो ध्यान रखना, हर एक विकिरण को उपयोग अलग अलग जगह है, उनकी पावर के अनुसार, उनकी आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के अनुसार। ओके, हालांकि वैसे मैं बता दूं, ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है आपको इसी ऑर्डर में ही इनको याद करना है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इनके ऊर्जा का घटता हुआ ऑर्डर लिखा है, घटता हुआ क्रम। ये क्या है? आपका ऊर्जा का घटता हुआ क्रम है। मैं पे लिख लेता हूं, ये क्या है? ऊर्जा का घटता क्रम। ओके, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी हो गई? ऊपर से नीचे जा रही है ऊर्जा घट रही है। सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है गामा की और सबसे कम किसकी होती है? रेडियो की। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में अगर बात की जाएगी जेईई और नीट के हिसाब से अगर देखा जाए तो वहां पे ये थोड़ा सा ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि भाई आपको पूछ लें कि भाई आपको इनमें से कोई भी 3-4 तरंगे दे दें और आपको बोले भाई इनकी ऊर्जा का आपको सही क्रम बताना है, तो क्वेश्चन बन जाएगा और क्रम थोड़ा सा बदल देंगे और 4 ऑप्शन बन जाते हैं। तो इसलिए आपको एक क्रम बिल्कुल एज इट इज याद रखना है। इसी क्रम में गामा से शुरुआत करना और रेडियो तक जाना। तो सबसे ज्यादा तरंग मतलब सबसे ज्यादा विकिरण जो होती है जिसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा है, कौन सी है? गामा विकिरण, फिर एक्स विकिरण, फिर पराबैंगनी, फिर दर्शक, फिर अवरक्त, फिर सूक्ष्म, फिर रेडियो। और उनकी ऊर्जाओं के आधार पर ही उनका उपयोग किया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। ओके, यानी कि देखो, जैसे कि अगर हमें कैंसर की सेल को नष्ट करना है तो हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी उस टाइम पे, तो हम वहां पे गामा विकिरण का उपयोग करते हैं, है ना। अगर मुझे अपने शरीर में जो कंकाल है हमारा, अगर मैं हड्डियों का अगर पता करना है तो हमें क्या चाहिए? हम एक्स विकिरण का उपयोग करते हैं। और आपको पता है एक्स विकिरण भी काफी ज्यादा ऊर्जावान होती है, इनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है। तो आपको पता है ना कि जो एक्सरे की जो मशीन होती है हमारे पहले प्लेट लगी होती है लोहे की, काफी मोटी प्लेट होती है ताकि भाई ये हमें कोई क्षति ना पहुंचाए। इसलिए पराबैंगनी प्रकाश या पराबैंगनी विकिरण उससे थोड़ा कम होता है, लेकिन आपको पता है सूरज से जो प्रकाश आता है एक्चुअल में पराबैंगनी प्रकाश होता है और उसकी ऊर्जा भी अच्छी खासी होती है। और आपको बता दूं वैसे इतना होती है इसकी ऊर्जा कि अगर आप पराबैंगनी प्रकाश के सीधे संपर्क में आ जाओ डायरेक्टली, मतलब ओजोन लेयर नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, और डायरेक्टली पराबैंगनी प्रकाश अगर हम पे टकराएगा तो आपको पता है क्या होगा?
हमारी त्वचा तुरंत जल जाएगी। ओके, हमारा जो खून है वो अंदर से तुरंत उबलना शुरू कर देगा और हम तुरंत डेथ हो जाएगी। लाइक बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ओके, और आपको पता है ना, अभी ओजोन में जैसे छेद हो रहा है तो क्या होता है, पराबैंगनी प्रकाश सीधा सीधा आ रहा है और उससे क्या घाटा हो रहा है, उससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक तो हमारे जो पृथ्वी है उसका तापमान बढ़ रहा है, इसके अलावा वो त्वचा पर अगर आता है तो हमारे स्किन का कैंसर हो जाता है। बहुत ज्यादा खतरनाक होता है इसकी ऊर्जा, क्योंकि बहुत ज्यादा होती है। फिर दक्षिण प्रकाश की ऊर्जा कम है तो इतने में हम आराम से रह सकते हैं और अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं। अवरक्त किरणें थोड़ी और कम ऊर्जा की होती है, जिनका उपयोग आप थोड़ा बहुत चीजों को गर्म करने के लिए कर सकते हो। सूक्ष्म विकिरणों का उपयोग रेडार में करते हैं और रेडियो का उपयोग प्रसारण में किया था, टीवी प्रसारण या कोई भी लाइव मैच प्रसारण करना हो उनमें आप इनका उपयोग करते हैं। ओके, तो ये बेसिकली बात है, इसलिए ऊर्जा का घटता हुआ क्रम है ये। ओके, क्लियर सभी को? तो पहले एक बार ये वाली चीज को नोट कर लो, फिर हम आगे के कुछ शब्द जैसे कि आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, इनके बारे में जानेंगे, इनके कुछ फॉर्मुलेज भी देखेंगे और इसके अलावा इन तरंगों की, हमारे जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, इनकी कुछ और इंपॉर्टेंट बातें और पढ़ेंगे। ओके, तो पहले इसके ऊपर नोट कर लो फटाफट। अब हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरणों के गुणों के बारे में कि भाई इनके गुण कैसे कैसे रहते हैं। ओके, इनकी कुछ विशेषताएं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ओके, सबसे पहली बात वो आप जानते हो क्या, कि ये प्रकृति में जटिल होती हैं। ये प्रकृति में जटिल होती हैं, जटिल होती हैं। और देखो अगर बात करें तो बात बिल्कुल सही भी है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों की प्रकृति काफी जटिल होती है। क्यों? क्योंकि आप देखो यार कि एक ऐसी विकिरण जिसमें कि आपके पास विकिरण है, चल रही है सीधी सीधी, इसके अलावा उसमें विद्युत क्षेत्र भी है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी है, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं और जो विकिरण की गमन की दिशा उसके भी लंबवत है। तो ऐसे में आप देखो यार कि कितनी ज्यादा जटिल ये विकिरण हो सकती है ना, और इनका अध्ययन करना भी काफी मुश्किल है। और ऊपर से विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तरंग के रूप में भी चल रहा है, और तरंग में पता है वो लगातार लहरें बनती रहती है, तो वो हर टाइम पे वो अलग अलग टाइप की लहरें बनाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, इनका अध्ययन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि इनकी जो प्रकृति होती है वो काफी जटिल होती है, पहली बात। दूसरी बात क्या, कि इन्हें गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, नहीं होती है, अर्थात ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। ओके, अर्थात ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। तो अगर ये वाली बात करें तो पॉइंट बिल्कुल सही है। आपको पता है ज्यादातर जो ऐसे तरंगे होती हैं उनके लिए क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है और कुछ में नहीं भी पड़ती। ओके, दोनों चीजें होती हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, जैसे कि हम बात करेंगे ध्वनि तरंगों की बात करते हैं। आपको पता है ध्वनि तरंगे, हमें पता है ध्वनि तरंगों का उपयोग क्या है, कि एक जगह से दूसरी जगह जाए ताकि हमें आवाज आती है ना, ये चीज होता है ध्वनि, इसी को तो बोलते हैं आप। अब ध्वनि कैसे चलती है, तरंगों के रूप में चलती है। और आपको पता है ध्वनि तरंगे केवल तभी चल पाती हैं जब आपके पास माध्यम हवा होती है, तभी हम सुन पाते हैं, है ना। आपको पता है कि अगर स्पेस में अगर कोई बंदा हो, एक बंदा ऐसे खड़ा है आपके अंतरिक्ष में और एक बंदा उसके बगल में खड़ा हुआ है, अब अगर वो एक दूसरे का बोलेंगे तो कोई आवाज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि माध्यम ही नहीं है, निर्वात है, कुछ भी नहीं है। तो आपको पता है कि ध्वनि तरंगे कैसे चलती है, कणों के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जाती है, तो माध्यम तो चाहिए कुछ ना कुछ। ओके, लेकिन यहाँ पर आपको कोई माध्यम नहीं चाहिए, ये तरंगे बिना माध्यम के चल सकती है, यानी निर्वात में भी चल सकती हैं। कैसे? आपको पता है अच्छी तरीके से, जैसे कि सूरज से जो प्रकाश आता है, पराबैंगनी प्रकाश, वो अंतरिक्ष से होते हुए हमारे पास आ रहा है, तो क्या अंतरिक्ष में कोई माध्यम है? कोई माध्यम नहीं होता, वहां तो निर्वात होता है। तो हमें क्या है, किसी भी प्रकार के माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है और ये निर्वात में ही गमन कर लेती है। ओके, सिंपल चीज। और ये सभी के लिए आती है, इसका मतलब ये नहीं केवल पराबैंगनी प्रकाश, नहीं, सातों के सातों जो हमारे टोटल 7 जो हमारी विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, किसी में भी उनको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो निर्वात में भी गमन कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके, दूसरी बात कंप्लीट। तीसरी बात अगर बात करें, तीसरा ये है कि निर्वात में ध्यान रखना, जब गमन करती हैं तो निर्वात में सभी का वेग समान होता है, सभी का वेग कह लो या गति कह लो, गति / वेग क्या रहता है, समान रहता है, समान रहता है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ओके, जिसे प्रकाश की गति कहते हैं, जिसे प्रकाश की गति कहते
हैं। इसे स्मॉल सी, छोटा वाला सी है, ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि c इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ओके, ये चीज आपकी यहां पर आ जाती है। थोड़ा सा बात तो देखो क्या लिखा गया यहाँ पे, तो यहाँ पर ये बात बोलेगा, ये आपको पता है कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण निर्वात में सभी की सभी गमन कर सकती है, ठीक है, सभी चल सकती है। लेकिन आपको पता है कोई भी चीज अगर चलती है, गति करती है, तो उसका कुछ ना कुछ वेग होता है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि निर्वात में जितनी भी आपकी विकिरणें होती है, सभी की सभी विकिरण, ध्यान रखना, चाहे वो कोई भी हो, गामा विकिरण हो चाहे वो रेडियो विकिरण, सभी की जो गति है वो क्या रहती है, समान रहती है। सभी समान गति से चलते हैं, ऐसा नहीं कि कोई तेज चलेगा कोई धीरे, नहीं। निर्वात में जब बात की जाती है तो सभी समान वेग से चलते हैं। ओके, और उनका वेग क्या होता है, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और जिसको आप प्रकाश का गति कहते हैं, प्रकाश की गति या प्रकाश का वेग, क्योंकि हम बेसिकली प्रकाश की हम ज्यादा बात करते हैं, जिसको आप स्मॉल सी से प्रदर्शित कर दो, c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ओके, ध्यान रखना ये निर्वात में वेग है। अगर हम बात करेंगे किसी माध्यम में, तो माध्यम में वेग थोड़ा सा फर्क आ जाता है, कहीं ना कहीं बीच में कण भी आ जाते हैं। निर्वात में तो कुछ भी नहीं होता, तो सभी एक जैसे समान स्पीड से चलते रहेंगे। ओके, लेकिन अगर माध्यम आ जाएगा तो हाँ हम कह सकते हैं कि वेग में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। ओके, पर ये वाली चीज आपकी यहाँ पर हो जाती है। तो एक बार इन सारे गुणों को नोट कर लो, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाओं के बारे में पहले हम बात करेंगे और कुछ फॉर्मुलेस भी। ओके, पर पहले इसको फटाफट एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम बात करेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों की, जिसकी मदद से आप किसी तरंग को परिभाषित करते हैं। ओके, तो जैसे कि हम बात करें विद्युत चुम्बकीय विकिरण, आपको पता है विद्युत चुम्बकीय विकिरण या इनका दूसरा नाम क्या था, विद्युत चुम्बकीय तरंग है ना। तो ये क्या तरंग के रूप में ही चलेंगी, तो इसलिए हमें तरंग के बारे में जो शब्द होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, तो देखो सबसे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे आपको एक तरंग दिख रही होगी, तरंग कैसे चलती है, इसे लहर रूप में चलती है ना। जैसे कि पानी में अगर आप पत्थर फेंकते हो तो लहरें बनती है, तो कुछ इसी प्रकार से तो लहरें बनती है, ऐसे ऊपर नीचे है ना, ये चीज होता है। अब देखो हमारे पास, पहले मैं कुछ चीजें बताता हूं हमें। जो ऊपर का जो पार्ट होता है, जो ऊपर की जो पीक होती है, इसको बोला जाता है श्रृंग, इसको श्रृंग के नाम से जाना जाता है। और नीचे वाले को बोलते हो आप गर्त, है ना। श्रृंग और गर्त के रूप में क्या होती है, मेरी तरंग हमेशा चलती है। यानी ऐसे ऊपर आएगा, टॉप पर एक पीक मिलेगी, चोटी मिलेगी, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे एक चोटी, फिर अगेन ऊपर, फिर नीचे, इस तरीके से। ओके, पहले इस तरीके से हमारी तरंग गमन करती है, श्रृंग और गर्त के रूप में। ओके, अब देखो यहां पर अगर बात करेंगे तो एक होती है तरंग। ओके, अब देखो तरंग होती है और एक होती है तरंग का चक्र। तरंग चक्र क्या होता है, पहले ये समझ लो, थोड़ा सा एक वर्ड आ गया हमारे पास, तरंग चक्र। तो तरंग चक्र का मतलब क्या होता है, तरंग चक्र का मतलब होता है कि एक तरंग जहां से स्टार्ट होती है वापस वहीं पर आ जाए, पूरा एक चक्कर लगाने के बाद, उसको एक तरंग चक्र बोला जाता है। जैसे कि आपको पता है तरंग कहां से स्टार्ट हुई, यहाँ इस माध्य स्थिति, ये क्या बीच की लाइन, बीच की लाइन तो क्या माध्य है, एकदम मध्यम स्थिति, बीच वाली स्थिति हो गई माध्य स्थिति। तो तरंग यहीं से चले और पूरा चक्कर लगाए। अब पूरा चक्कर लगाने का मतलब क्या है, जैसे देखो यहां से ऊपर जाएगी और यहां से नीचे, ये क्या हो गया, आधा चक्कर। ओके, और नीचे वाला पार्ट नीचे गई और फिर वापस वहीं पर आ गई, अब ये क्या होगा, पूरा चक्कर। तो यहां से कर यहां तक इतनी डिस्टेंस पे ऊपर जाकर के पूरा ऊपर से वापस आना और एक बार नीचे से वापस आना, इसको आप बोलते हो एक तरंग चक्र। ओके, यानी तरंग का जहां से चलकर चली है वहीं पर वापस आना, और पूरा एक चक्कर लगाने के बाद। अगर ध्यान से देखो ये पूरा एक चक्कर है, अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो, है ना। क्योंकि देखो ये ऊपर वाला पार्ट है, तो ये ऊपर वाला सर्कल तो ये हो गया, ठीक है, और नीचे वाला क्या, नीचे वाला सर्कल ये हो गया। अब देखो ध्यान से देखो, एक चक्र नहीं बन गया, इसलिए इसको तरंग चक्र बोला जाता है। अब जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि यार इतनी जितनी मैंने तरंग यहाँ पे बनाई है, डिजिटल डायग्राम है, तो इसमें कितने तरंग चक्र होंगे। ओके, तो आप देख सकते हो एक तरंग चक्र तो ये पूरा मिलाकर के होगा, यहां से लेके यहां तक का, ये तो क्या हो गया मेरा एक तरंग चक्र, और यहां से लेके यहां तक का क्या हो जाएगा मेरा दूसरा तरंग चक्र। तो यहाँ पर तरंग चक्रों की संख्या कितनी है, 2 है। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 तरंगे हैं, इस तरीके से भी बोला जाता है कभी कभार क्वेश्चन में, तो कंफ्यूजन ना हो, ध्यान रखना। तरंग का मतलब वैसे तो पूरी तरंग ही है, और कभी कभार तरंग का मतलब ये भी हो जाता है कि तरंग चक्र से, ओके, कि कितनी तरंगे बन पा रही हैं। तो यहाँ पे 2 तरंगे हैं इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है। हालांकि 2 तरंग चक्र हैं, ज्यादा सही वर्ड, क्लियर, पहला वर्ड। ओके, अब देखो दूसरी बात होती है हमारा आयाम। पहला तो हो गया तरंग चक्र कंप्लीट। ओके, दूसरा हमारा शब्द आता है आयाम। आयाम होता है क्या, आयाम होता है कि जो माध्य स्थिति होती है उससे अधिकतम दूरी जो होती है उसका बोला जाता है आयाम। कैसे, तो देखो अगर माध्य स्थिति मतलब बीच वाली स्थिति, अगर मतलब यहां पर मुझे है ना, तो यहां से अधिकतम दूरी कहां पर होगी तरंग की, वो होगी इसकी एकदम चोटी पर, यहाँ पर एकदम चोटी आ रही है, यहाँ पर ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। अगर देखो अगर यहां से लोगे तो यहीं तक ही रह जाएगा। तो क्या ये कम है कि ज्यादा है, कम है भी, तो
सबसे अधिकतम कहां पर होता है? यहां से यहां तक, माध्य से लेकर के अधिकतम दूरी किसी तरंग की जहां तक होती है उसको आयाम बोला जाता है। ओके, अब ध्यान रखना, ये ऊपर या नीचे किसी भी डायरेक्शन में देख लो, आयाम की वैल्यू हमेशा समान होती है। यानी अगर आप ये सोचो कि ऊपर का ये वाला पार्ट अलग है और नीचे अलग है, नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसा ऊपर बनेगी तरंग वैसे ही सेम तरंग बनती है, बस नीचे की तरफ बनती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आयाम यहां से लेके यहां तक हो जाएगा। अब मान लो अगर इसको मैं कैपिटल ए से जो है आयाम को प्रदर्शित किया जाता है, तो यहाँ पे नीचे भी कैपिटल ए ही होगा। ओके, तो दोनों की दूरी क्या है? बराबर। अगर मान लो जैसे ये आपका 5 सेंटीमीटर लग रहा है देखने में, ओके, तो ये भी क्या होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा, दोनों की दूरी बराबर होगी, चाहे श्रृंग के हिसाब से देख लो चाहे गर्द के हिसाब से देख लो। और ऐसा नहीं है कि इधर ही होगा, सब जगह पर ये चीज बराबर होती है। ओके, ऐसा नहीं होता कि एक ही तरंग में एक बार तो आयाम अलग बन रहा है, दूसरे का ज्यादा बन गया, किसी का कम बन गया, नहीं, ऐसा नहीं। सभी के सभी बिल्कुल एक जैसे बनते हैं। हाँ, ऊपर नीचे बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन बनते सभी एक जैसे हैं। ओके, तो ये आपका आयाम होता है। ओके, क्या होता है कि माध्य से तरंग की अधिकतम दूरी को आयाम कहा जाता है। ठीक है, चलो इसको मैं लिख लेता हूं, उसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट होती है क्या, कि माध्य से तरंग की अधिकतम दूरी। ओके, इसको क्या बोलते हो? आयाम, जिसको आप कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हो। क्लियर है? अब थर्ड वर्ड हमारे पास आता है कौन सा? वो है हमारी आवृत्ति। ओके, अब देखो आवृत्ति ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप न्यू से प्रदर्शित करते हो। ध्यान रखना, आपको क्या करना है? वी बनाना है छोटा सा पहले, और वी को ऊपर से मोड़ देना है। इस प्रकार से क्या बनता है? आपका न्यू का सिंबल है। ओके, ये आवृत्ति का सिंबल होता है, तो न्यू। और कभी कभी क्या होता है, इसको बुक में स्मॉल एफ करके भी लिख लेते हैं। ओके, स्मॉल एफ, क्योंकि आवृत्ति का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। इंग्लिश वर्ड क्या है इसका? फ्रीक्वेंसी होता है। और फ्रीक्वेंसी पे इसका पहला वर्ड स्मॉल एफ, कभी कभार ये भी नाम आ जाता है एज अ सिंबल के तौर पे। ओके, अब ये क्या होता है? तो आपको पता है कि तरंगें चल रही हैं तो बहुत ज्यादा तेजी से तरंगें चलती हैं, है ना? हमें पता है, क्योंकि तरंग क्या है? हमारी विकिरण है, और विकिरण बहुत ज्यादा तेजी से चलती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमने देखा था। तो हम ये बोलते हैं कि एक निश्चित बिंदु को जैसे मैं डिसाइड कर लूं, मान लो कि जैसे कि मैंने यहाँ पर ये एक बिंदु ले लिया, इस पॉइंट पे ये क्या मेरा एक बिंदु मैंने मान लिया। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि एक निश्चित बिंदु से 1 सेकंड के अंदर जितनी तरंगें गुजर पाती है ना, उस संख्या को आवृत्ति बोला जाता है। और तरंग का मतलब क्या है? तरंग चक्र से। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर एक तरंग हो गई, ये दूसरा हो गया, तो 1 सेकंड में इस बिंदु से जितने भी तरंगें गुजर जाएंगी लगातार चलते हुए, उस संख्या को बोला जाता है आवृत्ति। ओके, तो आवृत्ति किसको बोलते हो? कि 1 सेकंड में एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या को, ध्यान रहे, इसलिए मैं बोला था तरंग का मतलब क्या है भाई? तरंग चक्र से है। ठीक है, तरंग चक्र यानी 1, 2 और ऐसे कितनी गुजर पाती। ओके, गुजरने वाले तरंगों की संख्या को क्या बोलते हैं? आवृत्ति कहते हैं। ओके, जिसको आप न्यू या स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हो। ओके, और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। इसका मात्रक क्या होता है? साइंटिस्ट से एक हर्ट्ज नाम से साइंटिस्ट से, उन्हीं के नाम पर इसका मात्रक क्या है? हर्ट्ज रखा गया है, हर्ट्ज। या फिर इसको चक्र प्रति सेकंड भी कहते हैं, चक्र प्रति सेकंड। ओके, यानी 1 सेकंड में गुजरने वाले चक्रों की संख्या, तो ये भी कहा जाता है। ठीक है, तो हर्ट्ज या चक्र प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाता है। हेनरिक हर्ट्ज जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पर इसको रखा गया है। ओके, सो ये बेसिकली आपकी आवृत्ति होती है। क्लियर है? और इसके अलावा आपको पता होगा ये शब्द पहले भी आया, तो आई होप आवृत्ति वर्ड क्लियर हो गया होगा। ओके, दूसरा शब्द हमारा कौन सा था? तरंग दैर्ध्य। ओके, लेकिन उससे पहले एक बार इसको नोट कर लो एक बार के लिए। अब हम बात करते हैं हमारे अगले शब्द पर, जो है तरंग दैर्ध्य। ओके, सो अगला वर्ड कौन सा है हमारा? तरंग दैर्ध्य। अब देखो तरंग दैर्ध्य क्या होता है, इसको जो है लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये सिंबल लैम्डा का होता है। ओके, इस तरीके से आप लैम्डा को बनवाते हो। और अब क्या होता है इसका मतलब? देखो इसका मतलब होता है जो आपकी तरंगें चल रही हैं, ओके, तो 2 क्रमागत श्रृंग ले लो या 2 क्रमागत गर्त ले लो, इनके बीच की जो दूरी होती है उसको तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। यानी कि इसका जो गर्त क्या है, इसके पीक यहाँ पर आ गई और इसके लिए पीक यहाँ पर आ गई, तो ये जो बीच की डिस्टेंस है, यहाँ से आगे की दूरी, इसको क्या बोलते हो? लैम्डा। ओके, चाहे आप इधर कह लो चाहे आप इधर कह लो, ऊपर की साइड, तब भी मीनिंग एक ही निकलता है। यहां से आगे की दूरी को आप क्या बोलते हो? लैम्डा कहते हो।
ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जैसे मैंने बताया हर बार क्या रहेगा, तो तरंगे बिल्कुल सेम चलती रहती हैं, कोई चेंज नहीं होता, दिखने में बिल्कुल एक जैसी रहेंगी, कहीं कोई अंतर नहीं आता है। ओके, बस ये होता है कि हाँ एक ऊपर या नीचे बन रही है, ज्यादा संख्या बन रही है, वो सब ठीक है, लेकिन रहेंगी बिल्कुल एक जैसी। तो यहां से लेकर यहां तक दो शंख के बीच की दूरी ले लो या दो गर्त के बीच की दूरी ले लो, कुछ भी ले लो, दोनों की दूरी बराबर रहती है, जिसको आप लैम्डा से प्रदर्शित करते हो, जिसको तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। ओके, तो परिभाषा एक बार लिख लेते हैं, क्या है परिभाषा। परिभाषा तो यह है कि दो क्रमागत शंख या गर्त के बीच की दूरी को क्या बोलते हो, तरंग दैर्ध्य बोलते हो। क्या बोलते हो, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ओके, जिसे आप लैम्डा से प्रदर्शित करते हो। और देखो आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, इसलिए इसका मात्रक भी क्या होता है, मीटर। इसका मात्रक क्या है हमारे लिए, इसका मात्रक होता है मेरे पास मीटर। ओके, सो ये चीज आपकी यहां पर आ जाती है। क्लियर। ओके, अब एक वर्ड और आता है हमारे पास, क्या वो आता है, तरंग संख्या। कौन सा वर्ड आता है, एक वर्ड आता है मेरे पास तरंग संख्या। तरंग संख्या जो है उसको न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब न्यू बार क्या होता है, न्यू तो आपको पता है, जैसे आवृत्ति का जो सिंबल भी होता है ना, क्या होता है, न्यू तो हमने बना दिया, वी और ऊपर थोड़ा घुमा दिया, और बार का सर के ऊपर बाल होते हैं ना, तो यहाँ पे भी इनके ऊपर हम बाल लगा देते हैं ऐसे लाइन करके, इसको बोला जाता है न्यू बार। ओके, अब ये क्या होता है, ये आपका होता है कि आपके 1 मीटर लंबाई के अंदर, ओके, 1 मीटर लंबाई के अंदर जितनी भी तरंग उपस्थित होती हैं उस संख्या को तरंग संख्या कहा जाता है। तो पहले परिभाषा में लिख लेता हूं, 1 मीटर लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंग संख्या कहते हैं। ओके, जैसे कि अगर फिलहाल के जैसे मान लो कि जैसे यहां से लेके यहां तक की दूरी मान लो 1 मीटर है, ठीक है। अब आपसे पूछोगे यहाँ पर टोटल कितनी तरंगें उपस्थित है, तो क्या होगा, एक तरंग तो ये हो गई और दूसरी तरंग ये हो गई, क्योंकि मैंने बताया तरंग यानी कि तरंग चक्र से मेरा मतलब होता है। तो एक तरंग चक्र ये हो गया, दूसरा तरंग चक्र ये होगा, तो कितनी है, 2। तो तरंग संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इस तरीके से। ओके, तो 1 मीटर में हम देखते हैं कि 1 मीटर के अंदर कितनी ऐसी तरंगें उपस्थित होती हैं, उन संख्याओं को आप तरंग संख्या कहते हो, जिसको आप न्यू बार से प्रदर्शित करते हो। ठीक है, ये चीज यहां पर आती है, तो एक बार इसको थोड़ा नोट कर लो, फिर इसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं फिर हम उन पर बात करते हैं। तो पहले इसको फटाफट नोट कर लो, इसको भी। अब हम बात करेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में। ओके, और कौन कौन से सूत्र, देखो हम यहाँ पे 3 शब्दों की बात करते हैं असल में। एक तो आवृत्ति जो हमने सुना था, एक हमने पढ़ा था तरंग दैर्ध्य, और एक हम जानेंगे न्यू बार यानी कि तरंग संख्या के मध्य संबंध क्या होता है। तो ये जो कुछ फॉर्मूले होते हैं हमारे लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। तो क्या क्या रहता है, देखो सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है कि जो आवृत्ति होती है हमेशा, और आवृत्ति यानी कि मेरा न्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो आवृत्ति होती है वो क्या है, वो तरंग दैर्ध्य की व्युत्क्रमानुपाती होती है। पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए, तरंग दैर्ध्य की व्युत्क्रमानुपाती। ओके, यानी अगर किसी भी तरंग की आवृत्ति अगर ज्यादा होगी तो उसकी तरंग दैर्ध्य हमेशा कम होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ओके, अच्छा, इसका मतलब तो यहाँ पर हम बोलते हैं न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा होता है। ये इसका फॉर्मूला भी होता है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हो क्या है, न्यू तो क्या है आपकी, ये तो आपकी आवृत्ति हो गई, ये तो क्या हो गई आपकी आवृत्ति। सी क्या है आपका, मैंने आपको बताया था, जो है क्या, प्रकाश का वेग या प्रकाश की गति, प्रकाश का वेग या गति। ओके, और तरंग दैर्ध्य क्या है आपकी, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो ये एक दूसरे के इनवर्सली आ रहा है, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, क्लियरली दिख रहा है ना। तो ये चीज यहाँ पर आ जाती है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट के तौर पर आपको ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी अगर आपकी तरंग को अगर आपको परिभाषित करना है तो आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के आधार पर ही करते हैं हमेशा। ओके, जैसे कि हमने बात की थी कि हमने जब विद्युत चुंबकीय विकिरणों को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया था, अलग अलग 7 प्रकार की हमने विद्युत चुंबकीय किरणें बताई थी, हमने क्या बोला था, आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के आधार पर। क्यों, क्योंकि हर तरंग की आवृत्ति अलग अलग होती है, हर तरंग की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है। ठीक है, तो अगर किसी भी तरंग को या किसी विकिरण को परिभाषित करना है तो आपको आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य में से किसी भी एक को चूज कर लो। क्योंकि देखो, अगर आपको तरंग दैर्ध्य पता होगी तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके उसकी आवृत्ति निकाल सकते हो, या आवृत्ति पता होगी तो फॉर्मूले का यूज करके आप तरंग दैर्ध्य निकालो, तो एक ही बात है।
ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य किसी भी एक के आधार पर आप क्या कर सकते हो, किसी भी तरंग को परिभाषित कर सकते हो कि भाई आपकी एक्स किरण की आवृत्ति अलग होती है, उसकी आवृत्ति अब पता चलेगी। अगर हम दृश्य प्रकाश की बात करें, उसकी आवृत्ति हमेशा अलग होती है। तो आपको अगर आवृत्ति पता है तो उससे आप अलग अलग तरंगों को पहचान भी सकते हो। ये भी एक तरीके के क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो ये चीज यहाँ आती है। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे तरंग संख्या और तरंग दैर्ध्य के बीच में, इनके बीच में संबंध क्या होता है। तो तरंग दैर्ध्य क्या जो होता है आपका न्यू बार तरंग संख्या, वो आपके तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम होता है। ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है, न्यू बार इक्वल टू 1/λ, सीधा सीधा। ओके, 1/λ ये हो जाता है, ठीक है। और देखो यहाँ पर देखो 1/λ की वैल्यू यहाँ पर आप रख सकते हो, इसको यहाँ पर अगर रख दोगे तो आपको एक फॉर्मूला और मिल जाता है। कौन सा, आवृत्ति और तरंग संख्या के बीच में क्या हो जाता है, सी न्यू बार। तो एक फॉर्मूला ये भी हो गया। तो यहाँ पर आपके पास 3 फॉर्मूले आपके पास यहाँ पे इस प्रकार से आ जाते हैं। ओके, क्लियर है। तो ये बेसिकली फॉर्मूला, यहाँ पर थोड़ा सा आपका एक न्यूमेरिकल वाला पार्ट छोटा सा यहाँ पर आता है तरंगों के लिए, पर ये सारे वर्ड ध्यान रखना तरंग या विकिरण के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारे शब्द और इनसे रिलेटेड जो फॉर्मूले पता होने चाहिए। क्योंकि आगे जो कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे धीरे धीरे करके इस चैप्टर के अंदर या पूरी केमिस्ट्री में, ये फिर से आते हैं। और केमिस्ट्री में नहीं, ये पार्ट तो फिजिक्स में भी आता है आपके लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो एक बार इन फॉर्मूले को आप नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की कमियां क्या क्या होती हैं। देखो, अगर हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, इसका मतलब क्या, मतलब जो हम तरंगों की बात कर रहे हैं ऐसा कोई थ्योरी में रखा गया है जिसको आप विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत कहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, वैसे तो हम देखते हैं कि यार साइंटिस्ट बहुत सारे प्रयोग करते रहते हैं जिसमें विकिरण कहीं ना कहीं आते ही आते हैं। विकिरण कहीं ना कहीं बनते हैं, खत्म भी होते हैं, मतलब सब चीजें होती है, पर विकिरण यानी कि तरंग के आधार पर बात की जाती है। लेकिन कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जिनको आप विकिरण बन रहे होंगे लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग के आधार पर आप उनकी व्याख्या नहीं कर सकते, यानी तरंग के आधार पर उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। जैसे कि कृष्णिका विकिरण एक, दूसरा प्रकाश विद्युत प्रभाव, परमाणविक स्पेक्ट्रम और ठोसों की ऊष्माधारिता। ये कुछ 4 ऐसी बातें होती हैं, 4 प्रयोग भी कह सकते हो आप इनको, या 4 ऐसे प्रेक्षण भी इसके अंदर है इन चारों में, जिनकी व्याख्या तरंग बनेंगी इनके अंदर, लेकिन तरंग के जो गुण होते हैं उनके आधार पर अगर इन प्रयोगों की व्याख्या की जाए तो वो नहीं की जा सकती, वो क्या होता है, फेल हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर इसमें कहीं ना कहीं कमी भी आती है, जिससे कि एक आइडिया मिलता है कि अगर आप जिसको विकिरण को केवल आप तरंग के रूप में देखते हो तो वो केवल तरंग नहीं होती। ओके, यानी देखो हम क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब समझो थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि देखो हम बोल रहे हैं विकिरण। अब विकिरण को देखो, आपको याद होगा अभी तक हमने विकिरण को कैसे माना है, तरंग के रूप में माना था, है ना। विकिरण को हम कैसे मान के चल रहे हैं, तरंग के रूप में, यानी तरंग यानी लहर के रूप में, इस तरीके से माना था, है ना। तो नॉर्मली अगर विकिरण केवल तरंग के रूप में चलती होती, अगर ऐसा होता तो क्या होता है, इन सभी प्रयोगों में भी विकिरण मिलते हैं, लेकिन उनके आधार पर अगर इनमें विकिरण मिलते हैं तो विकिरण के जो गुण होते हैं वो इनमें मिलते नहीं है। यानी ये क्या मतलब हमें विकिरण तो मिल रहा है लेकिन तरंग वाले गुण इनमें नहीं मिल पाते। तो फिर यहाँ पर एक थोड़ा सा क्वेश्चन मिल जाता है कि यार क्या तो क्या विकिरण के अंदर केवल एक तरंग रूप ही होता है या कुछ और भी है। तो एक आइडिया मिलता है कि जो विकिरण होता है उसके अंदर कण रूप भी होता है। एक ऐसा आइडिया साइंटिस्ट के पास आता है। क्या विकिरण को केवल तरंग रूप में देखते हो तो वो सही नहीं है, मतलब सही नहीं है, मतलब पूरी तरीके से सही नहीं है। ओके, विकिरण तरंग रूप में होता है, ठीक है, लेकिन अगर विकिरण तरंग रूप में होता तो तरंग के आधार पर ये सभी प्रयोग जो आपके नाम लिखे हुए यहाँ पे इनकी भी व्याख्या की जानी चाहिए थी, पर ऐसा हो नहीं पाता। तो साइंटिस्ट के दिमाग में क्या आता है कि चलो हम सोचते तरीका बदलते हैं थोड़ा सा सोचने का, है ना। तो वो क्या सोचते हैं कि आप विकिरण को तरंग रूप में मत देखो, आप विकिरण को कण के रूप में देखो। और उन्होंने देखा भी ऐसा कि जब विकिरण को एक कण के रूप में सोचते हैं और व्याख्या करते हैं इन प्रयोगों की, तो इन प्रयोगों की व्याख्या तरंग के रूप में जो नहीं हो पा रही थी अब कण के रूप में बहुत ही आराम से हो जाती है। ओके, तो इससे एक आइडिया मिलता है कि जो विकिरण होते हैं उनमें केवल एक तरंग रूप नहीं होता, कण का रूप भी होता है। क्योंकि अगर इनमें केवल तरंग रूप होता तो इनकी व्याख्या भी हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो क्या हुआ, कण रूप में जब माना गया विकिरणों को तो इनकी व्याख्या हो गई। ओके, तो ये चीज, और इसको हम आगे धीरे धीरे करके डिटेल में पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए हो जाता है। और यहां से एक नया वर्ड निकल के आएगा, क्या वो है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों की द्वैत प्रकृति, जो हम आगे पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन उससे पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हमने ऑब्जर्वेशंस हैं, जो प्रयोग हैं, जो प्रेक्षण होते हैं, पहले हम इनकी व्याख्या करेंगे। कृष्णिका विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, परमाणु स्पेक्ट्रम और ठोसों की ऊष्माधारिता के बारे में। ओके, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो आई होप आपको आज के लेक्चर में मजा आया होगा। आज का लेक्चर इतना ही है। अगर मजा आया तो कमेंट करके जरूर बताना आपको लेक्चर कैसा लगा। ओके, एंड आपको इसका जो पीडीएफ रहेगा वो आपको पता ही है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एंड कोई डाउट रहता तो आप मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, या फिर मेरे से इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ लेना, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको
कोई भी आपका डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ओके, तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड शेयर जरूर करना ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड आपके जो स्कूल के या आपके जो साथ के दोस्त हैं उनके साथ जरूर शेयर करना एंड सभी लोग साथ में पढ़ेंगे, मजे करेंगे। ओके, तो चलिए यार जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।